हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी सीरीज़ का जो पीवाईक्यू चल रहा है उसका ये संसदीय जो प्रणाली हम लोगों ने पढ़ा था ये उसका पार्ट 2 रहने वाला है जो हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 1 पूरा कवर कर लिए हम लोग, जिसमें अबाउट 30 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ही किया है। और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेके लास्ट तक जितने इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्लीज़ दबा दें, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए इस वीडियो का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो संसदीय प्रणाली है टॉपिक का, वो क्वेश्चन नंबर 31 है। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसकी सूचना अवधि क्या है? 1 महीने है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और कोई भी अगर आप विधेयक पास कराना चाहते हैं या पेश करना चाहते हैं तो उसको जो न्यूनतम सूचना की अवधि रहती है वो 1 माह रहती है। तो 1 महीने पहले आपको सूचना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने सांसदों की आवश्यकता होती है अगर किसी मंत्रिमंडल के विरुद्ध आपको क्या करना है? अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है। तो इसका जो 50 कम से कम आपको सांसदों की ज़रूरत होगी किसी के भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए टाई हो गया, मतलब दोनों लोगों का जो लोकसभा में मतदान किया जा रहा है, तो उस समय अगर बराबर हो जा रहा है तो वो स्पीकर वहाँ पे वोट डाल सकता है टाई को ख़त्म करने के लिए। वो वोट किसी भी पक्ष या विपक्ष को दे सकता है। तो ये जो वोट डालने का स्पीकर को अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 101 के अनुसार दिया गया है। और इसमें प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में बहुमत से किया जाएगा। और सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, पहले वो वोट नहीं देगा। लेकिन अगर बराबर हो जाता है वोट तो उस दशा में वो क्या करेगा, वो उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए 550, बी 250, सी 552, डी 600। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो संविधान द्वारा विचार की गई है, जो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 550 हो सकती है, जिसमें अधिकतम जो सदस्यों की लोकसभा की संख्या है वो 552 हो सकती थी। और इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते थे, तथा और जो 2 सदस्य थे वो आंग्लेय भारतीय समुदाय के द्वारा आते थे और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता था। और इसके बाद जो 552 होता था वो उसको घटा के हम लोगों का जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें एंग्लो इंडियंस का जो सीट था उसे मतलब हम कह दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद से जो अधिकतम सीट अब रह गया है प्रेजेंट टाइम में वो 550 रह गया है। तो ऑप्शन ये हमारा इस प्रकार सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो ये सेम पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, जिसके तहत जो एंग्लो इंडियंस की 2 सीटें थी संविधान सभा में, उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधायी मामलों में
दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जो धन विधेयक हैं इन्हें छोड़ के लोकसभा और राज्यसभा में दोनों मामलों में जो दोनों सदनें हैं उनमें समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस टाइम जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 543 हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और जो ये लोकसभा क्षेत्र हैं इनका परिवर्तन जो 543 सीट 1971 में था तब से लेके अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन कर इसे 226 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। यानी 2026 तक हमारा क्या होगा, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, 543 ही रहेगा। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है अपरिवर्तित, तो 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत ये अपरिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 83(2) के तहत लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक का निर्धारित किया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। और लोकसभा निम्न सदन होता है, लोवेस्ट सदन जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है लोकसभा को ये स्थगित कर सकता है। आर्टिकल 85(2) के तहत ये किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है। और जो ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी, जो 15 मई 1952 से लेके 27 फरवरी 1956 तक ये अपने पदासीन रहे, मतलब लोकसभा के स्पीकर रहे। और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर वो रहे थे। पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंतशयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो, जो डिप्टी स्पीकर थे वो एम अनंतशयनम अयंगर जी थे। और जो 30 मई 1952 से लेके 7 मार्च 1956 तक ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर रहे थे? तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गणेश मावलंकर सही हो जाएगा। तो जो जीवी मावलंकर थे उनका पूरा नाम क्या था, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो जो डॉक्टर बलराम जाखड़ जी थे इनका कार्यकाल क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डॉक्टर बलराम जाखड़ जी 22 जनवरी 1980 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में वो अपना कार्यकाल पूरा दिए थे। और उन्हें 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब ये 7वीं लोकसभा का जो था उसकी भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और 8वीं लोकसभा जो सत्र था उसकी भी अध्यक्षता की थी। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी थी। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शून्य काल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। और सी है सुबह और दोपहर के रात्र के मध्य का अंतराल जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो जो ऑप्शन सी हमारा है। और ऑप्शन बी है हमारा
जब कोई महत्वपूर्ण विशेष अति महत्वपूर्ण कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है तो उसे उस टाइम भी 0 आवर लागू हो जाता है, या फिर सुबह और दोपहर के रात्र के मध्य अंतराल का जो समय होता है वो 0 आवर कहलाता है। और इसकी जो 0 आवर रहती है इसकी अधिकतम अवधि कितनी रहती है, तो 1 घंटा की हो सकती है। और यह सामान्यतः दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है। और पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया था। और सर्वप्रथम अब जो राज्यसभा चल रहा है, सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति से साथ ही तत्काल जनहित के मुद्दे यानी शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं। और फिर विशेष जो उल्लेख है 12 बजे तक लिए जाते हैं। और इस प्रकार अब राज्यसभा में जो शून्यकाल का प्रश्नकाल के पूर्व 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्वतः प्रश्नकाल के बाद यानी 12 बजे के बाद 1 बजे तक चलता है। और जो यूपीएससी ने जो उत्तर सही माना है इसका वही ए, बी और सी माना है, केवल बी माना है, लेकिन बी और सी दोनों होगा। तो जो लोकसभा में है वो क्या चलता है 12 से 1 बजे तक चलता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें क्या बजे तक चलता है, तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक चलता है 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 5 करोड़, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़ रुपए और डी 3 करोड़ रुपए। तो हमारा जो क्या हो जाएगा सांसद निधि है इसकी जो वर्तमान राशि है वो कितनी है 5 करोड़ रुपए है। तो जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2023 23 दिसंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई थी। और इस वर्ष 1993 में सांसद निधि की राशि 5 लाख रुपए थी, और वर्ष 1994-95 से 97-98 तक यही राशि 1 करोड़ रुपए थी। और इसको फिर वर्ष 98 से लेकर 99 और 11-12 में इसको 2 करोड़ कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 2011 को सांसद निधि फिर से बढ़ा के 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में जो सांसद निधि की राशि है वो कितनी है 5 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो जो आर्टिकल जो किसमें है आर्टिकल 249 यानी 249 में है आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा की ये विशेष शक्ति है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना के वो क्या कर सकते हैं, संसद को सशक्त बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और आर्टिकल 105 के तहत संसद के जो सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि अनुच्छेद 116 यानी आर्टिकल 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो जो महाभियोग की शक्ति है वही क्या करती है, जो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो कोई भी अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम जो एज है वो 30 वर्ष की है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मतलब न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए, ऐसे सिंपल बात करें तो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो 25 वर्ष मिनिमम आयु है लोकसभा में। सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, 25 वर्ष इसका भी आंसर होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वही सेम आंसर 25 ईयर। तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन एज बेस में। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दें कि राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज है वो 30 है, लोकसभा का सदस्य 25 है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी 25 वर्ष हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए, तो 25 वर्ष इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, ये कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 यानी 1/3 जो हिस्सा रहता है 2 वर्ष के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भी राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो ऑप्शन दे रखा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है भारत का महान्यायवादी और सी है विपक्ष का नेता, डी है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का मतलब मंत्री का दर्जा प्राप्त रहता है उसको, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सांसदीय क्षेत्र हैं? यानी सिंपल सा भाषा में ये पूछा रहा है कि लोकसभा सीट कितना है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट की जो संख्या है वो 80 है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या 550 है, पहले 552 थी लेकिन 2015 से इसे संशोधन करके 550 कर दिया गया है। 2019 से संशोधन किया गया है, इसे ध्यान देंगे, 2015 हमने बोल दिया है, 2019 होगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो जो राज्यसभा के कुल मनोनीत सदस्य हैं उनकी कुल संख्या ऑप्शन डी 12 है। और राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या वो 250 निर्धारित की गई है, और जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और जैसे विषयों के संबंध से विशेषज्ञ या ज्ञान व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, एक राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो जो वैधानिक निगम है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो कि संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है?
तो ऑप्शन दे रखा है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी इनमें से कोई नहीं, सी राष्ट्रपति और डी संसद। तो संसद को ये अधिकार है कि वो किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। और ये आर्टिकल 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है संसद को कि वो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। तो अनुच्छेद 245 के तहत कानून बनाना संसद का कार्य है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो जो आर्टिकल 110 है ये क्या करता है, धन विधेयक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ के रूप में जाना जाता है। तो जो साइबर कानून है इस पे केवल जो केंद्रीय विधानमंडल है इसके पास ही शक्ति है कि वो इस पे कानून बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध से जो भी PYQs आ रखे हैं। और साथ में हम लोग अब जैसे पेपर हमारा नज़दीक आ गया है तो हम क्या करेंगे, पिछले जो भी 3-4 PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हैं, PYP हैं, वो करेंगे। PYQs तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, GK, हिंदी और जो भी मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स में फिर समय ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैथ्स हम लोग बाद में करेंगे दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ना। अलग से भी उसके लिए पूरा प्रिपरेशन पैटर्न बनाना पड़ेगा, कौन क्या पहले पढ़ाना है, इसलिए मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। ये जो GK है ये रिमेंबरिंग पोर्शन है, तो इसे बहुत अच्छे से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप वीडियो देख लेंगे। तो मैथ्स बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।